जी नमस्कार, स्वागत है दिन मंत्र में सभी का। क्या मैं लाइव हो चुका हूँ? ज़रा मुझे बताइए, क्या मैं लाइव हो चुका हूँ? क्या मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा था? एक चीज़ और जान लीजिए सभी बच्चे, आज भी विशेषण का टॉपिक है, टॉपिक चेंज नहीं हुआ है। अभी मैं ये कह देता हूँ, उसके बाद आपके टॉपिक चेंज हो जाएँगे बच्चे, टेंशन नहीं लेनी। विशेषण ही टॉपिक डला हुआ है, जबकि मैं क्रिया पक्ष पे आ गया था। क्या क्रिया पक्ष चल रहा था हमारा? क्या मैंने ये बताया था आपको? इससे पहले मैंने आपको पूरा निपात वगैरह बताया था, अव्यय शब्द था। विशेषण अभी टॉपिक बदला नहीं, वो आज मैं करा दूंगा सारा चेंज। ठीक है ना? एक काम करेंगे, ये मैं पक्ष पे बात कर रहा था, और आरंभ द्योतक पक्ष भी देख लेना। ये कर लिया था और ये कर लिया था, दोबारा मैं बताऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आज क्रिया पक्ष में बताना चाहूंगा। मैं ये पढ़ा रहा था, क्या बताओ सब यही चल रहा है? सर केवीएस एनवीएस के पीवाईक्यू करवा दीजिए। हाँ करवाऊंगा बेटा, ये समझ नहीं आ रहा तुम किस किस उसमें आए हो। वो कराऊंगा मैं, यूट्यूब पर कराऊंगा, है ना, यूट्यूब पे करा दूंगा। ठीक है रुचि? चलो बहुत बढ़िया। ये चल रहा था, सब बच्चे बताएं, क्या ये चल रहा था क्या? सब बताइए, ये चल रहा था क्या? सारे बच्चे जरा बताओ। ये टॉपिक चल रहा है, उसके बाद शुरू करता हूँ। थोड़ा बेटा कोमल, देखो कोमल क्या होता है, कई बार ना हम लोग ना थोड़ा लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन पेपर देते हैं, मैं तरीका बता, हम जहाँ काम करते हैं। एक होता है नॉर्मल शुरुआत में, फिर एक होता है उससे लेवल मॉडरेट, फिर उससे ज़्यादा टिपिकल देते हैं। तो तुम्हारे नंबर अगर कम आ रहे हैं तो ये मत मान के चलो तुम्हें हल्की जानकारी है, क्योंकि पेपर जो तुम्हारा आएगा इससे हल्का ही आएगा, तुम ना वो प्रश्न कर जाओगे सारे। ठीक है ना? तो एक लेवल देकर देते हैं हम, तो ये तो अच्छी बात है, तुम्हें थोड़े मुश्किल प्रश्न डाल रहे हैं। ठीक है ना? ये लेवल चलता है। तुम में से कई बच्चों का ऐसा हो रहा होगा कि तुम्हें लग रहा होगा अगर आसानी दे देंगे तो तुम पढ़ना छोड़ दोगे। पेपर तो मैं दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले बताओ, क्या यही टॉपिक चल रहा था क्रिया पक्ष? क्रिया पक्ष के बाद मैं क्या टॉपिक करूंगा उसे बताता हूँ अभी। क्रिया पक्ष शुरू करने जा रहा हूँ, करूँ शुरू करूँ? क्या लाइव हो चुके हो तुम? मैं थोड़ा विलंब भी हो गया आज की क्लास में तुम्हारी। ठीक है ना? चलिए मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आज की क्लास में मैं ना एक उपसर्ग प्रत्यय तुम कह रहे थे उसको ले लूंगा पहले। उपसर्ग प्रत्यय को ध्यान से सुनो, क्रिया पक्ष ध्यान से सुनिए मेरी बात। तो क्रिया पक्ष किसे कहते हैं, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया की प्रक्रिया, क्रिया का पहलू, क्रिया का रूप, क्रिया का भाव, क्रिया की प्रकृति, या क्रिया कैसे काम करती है वाक्य में, क्रिया का मूड कैसा है, उसको बताने वाला ही क्रिया पक्ष कहलाता है। ये मुख्य रूप से 6 ही भेद माने गए एनसीईआरटी में, पर 2 भेद और बताते हैं इसके, वो भी करूंगा। मैंने सबसे पहले आपको बताया था आरंभ द्योतक पक्ष, जिसमें क्रिया आरंभ हो जाएगी। कभी भी कोई कोई कर्ता कार्य को आरंभ कर देगा, उसे आरंभ द्योतक पक्ष होते हैं। कभी कभी कोई कर्ता क्रिया को पूरा कर देता है, उसे कहते हैं पूर्णतः द्योतक पक्ष। अभी यहां से शुरू करूंगा मैं सातत्य। एक बार तो मैं दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं, इधर देखो एक एक करके आएंगे। ये 8 पक्ष है, आरंभ द्योतक, पूर्णतः द्योतक, सातत्य द्योतक, प्रगति द्योतक, नित्यता द्योतक और स्थिति द्योतक। ये 6 तो बताऊंगा, इसके बाद और बताऊंगा। आगे चलता हूं, ध्यान से सुनो। तो मैं पहले बता रहा हूँ आरंभ द्योतक, दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, पढ़ा चुका था ये, 2 कराया गया था, फिर आगे बढ़ूंगा। फिर भी आरंभ द्योतक पक्ष किसे कहते हैं? अब कभी भी ये ना असली में क्रिया पक्ष ही कहलाता है, क्रिया पक्ष। तो जब तुम्हें ये देखना हो आरंभ द्योतक पक्ष कहेंगे तो वाक्य आएगा तुम्हें, और वाक्य में तुम्हें क्रिया देखनी है। फिर ये देखना है क्या क्रिया आरंभ हुई। जब कभी क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आरंभ होने, शुरू होने का बोध होगा, उसे आरंभ द्योतक लगा देते हैं। जैसे उदाहरण देखो, मैंने तुम्हें बताया था दीपक अब दौड़ने लगा है। दीपक अब दौड़ने लगा है, तो क्या दीपक ने काम शुरू कर दिया? दीपक अब दौड़ने लगा है तो उसने काम शुरू कर दिया। जब कोई करता अपना काम शुरू कर दे, उसे कहते हैं हम आरंभ द्योतक। और मैंने ये बताया था इसमें कुछ इसके कीवर्ड हैं, मुख्य बिंदु। जैसे लगा आ जाएगा उसमें आरंभ ही होगा। वह रोने लगी है, शुरू कर दिया उसने। ठीक है ना? दीपांशु अब किताब पढ़ने लगा है, तो दीपांशु ने भी काम शुरू कर दिया। जब कोई कर्ता कार्य शुरू करेगा उसे आरंभ द्योतक कहेंगे, कार्य आरंभ हो गया। बच्चा स्कूल जाने लगा था, कई लोग कहते हैं प्रेजेंट के वाक्य वर्तमान के, पर वाक्य तो वर्तमान का हो, भूतकाल का हो, भविष्य का हो, उसमें तुम्हें यह देखना पड़ेगा क्या वो कार्य आरंभ सा हुआ। बच्चा स्कूल जाने लगा था, ये बात बीते समय की है,
पर क्या बीते समय में ऐसे लगा जैसे शुरू हुआ, स्कूल जाने लगा था, उसने वहीं क्रिया शुरू कर दी थी। रवि कल से हिंदी पढ़ाना शुरू करेगा। तो बताओ, रवि ने कर दिया हिंदी पढ़ाना शुरू? रवि तो करेगा, लेकिन शुरू ही करेगा। तो याद रखना, जब तुम्हें ऐसा लगे कोई क्रिया आरंभ हो रही है, इससे पहले नहीं हुई, अभी शुरू करिए, उस दौरान हमें कहते हैं आरंभ द्योतक। क्या देखा? एक तो तुम यही देखो शुरू करेगा, वरना इसमें ऐसे शब्द आते हैं लगे, ये मैं कर चुका था, दोबारा रिकॉल कर रहा हूं, बिना रिकॉल के ये नहीं चलता हूं। थोड़ा देखो ताकि नई चीजें चलेंगे। आगे देखो, सर टेस्ट देना होता है, बट पता नहीं चलता कि जब देखती हूँ तब एंड हो जाता है। तुम लेट आते हो काजल, टेस्ट तो देखो भाई, टीचर लेट आ सकता है, कोई हो सकता है, टेस्ट हम पहले ही सेट कर दे, विद इन एक्यूरेट टाइम पे होता है, क्योंकि टेस्ट तो तुम्हारे लग चुके हैं सारे। जिस डेट पे टेस्ट डिसाइड किया उसी टेस्ट पे हो जाएगा तो, और वो ऑनलाइन फिल हो जाता है। टीचर लाइव पढ़ा रहा है तुम्हें, हम लोग लाइव आते हैं, तो हमारी पता है, कोई बच्चे टीचर लेट आया है तो इस बात की गारंटी है कि तुम्हारी क्लास लाइव हो रही है। मेरे हम रिकॉर्डेड क्लास नहीं देते हैं, हम सारे बच्चों को अपना लाइव ही क्लास देते हैं, ताकि डाउट्स भी पूछ लें। हाँ, उपसर्ग प्रत्यय ले लूंगा ना आज, शब्द युग भी ले लूंगा, तमन्ना तुम टेंशन ना लो, जो तुम कहोगे। तत्सम तद्भव करा चुका हूं, तत्सम तद्भव मैं वीडियो दिखा सकता हूं तुम्हारे कोर्स में, शब्द वाली वीडियो देखो। कैसे कह रहे हो तुम तत्सम तद्भव? ठीक है ना? हाँ, स्कूल की छुट्टियां होने लगी हैं, शुरू हो गई, ये भी हो जाएगा शुरुआत। आ जाओ इधर देखो, पूर्णतः दो तक दूसरा पक्ष होता है पूर्णतः। ये कैसे करते हैं? वाक्य के अंदर फिर क्रिया देखो। अब तुम्हें ये देखना है, क्रिया आरंभ नहीं हुई, क्रिया पूरी हो गई। पूर्णतः पूर्ण हो गई क्रिया, अधूरी नहीं है, पूरी कर दी किसी ने। क्रिया के जिस रूप से क्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाने का बोध होगा, तब उसे कहते हैं हम पूर्णतः द्योतक पक्ष। सुनते रहना, इसे ऐसे ही पढ़ो। जैसे देखिए, वह क्रिकेट खेल चुका है, तो बताओ अब खेलेगा या उसने काम खत्म कर दिया? इसने तो काम कर दिया, उसने अपनी पारी खत्म कर दी है, खेल चुका है वो तो, है ना? रवि खाना खा चुका है, अब नहीं खाएगा, काम खत्म कर दिया। जब कर्ता द्वारा अपना काम फिनिश हो जाए, कर दे खत्म, उस समय उसे पूर्णतः दो तक लगाओ, है ना? है ना? बिजली जा चुकी है, अब नहीं आएगी, चली गई है, काम खत्म हो गया है। वह क्रिकेट खेल चुका है, कार्य खत्म। उसने मेरे घर पहुंचने से पहले खाना खा लिया था। आ रही है, ये खाएगी, ये कार्य खत्म कर दिया, खाना खा लिया था। सारिका ने वह पत्र पढ़ लिया है, और कितना पढ़ेगी सारिका, काम कर दिया। इसमें एक तो शब्द आता है चुका, जो मैंने ऊपर लिखे हैं, ध्यान रखना। इसके साथ साथ लिया था, उसने कार ले ली, तो बताओ और लेगा या काम खत्म? तो काम खत्म कर दिया, ठीक है। मेंढक, अरे समझ में आया? जब कभी कोई कार्य खत्म हो जाए, हाँ, कार्य पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ध्यान रखना। एक और देखो, सारे, ये देखो, शिक्षक ने कल ही पूरी किताब पढ़ा दी थी, पढ़ा दी थी, ठीक है ना, पूरा कर दिया काम। क्या कर लोगे इसे? कर पाओगे इसे? ये वाला वाक्य किस में जाएगा? पूर्णतया द्योतक पक्ष। जब कर्ता द्वारा कोई काम खत्म हो जाए, तब पूर्णतया द्योतक। दो बता दिए, काम शुरू हुआ, काम खत्म हुआ, दो हो गए। तीसरा आ जाओ, यहां से देखो, यहां से देखो, ये तो दो करा ही चुका हूं। तीसरा, तीसरा मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, देखो क्रिया पक्ष। तीसरा, तीसरा वाक्य, एक होता है सातत्य बोधक। मैं तुम्हें उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाऊंगा, तो देखो एक काम करो, एक शब्द होता है सतत, एक होता है सतत। सतत माने बताओ, रुक जाना या चलते रहना? सतत माने लगातार, सतत चलना है। आंक, कभी सुना है सतत आकलन, व्यापक आकलन, मूल्यांकन? सतत और व्यापक मूल्यांकन पढ़ा होगा तुमने। सतत माने लगातार, निरंतर, रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा। एक सतत शब्द में ना या प्रत्यय जोड़ूं, तुम्हें मैं प्रत्यय कराऊंगा, मुश्किल टॉपिक होता है। बताओ क्या बनेगा? सतत में या जुड़ा तो क्या बनेगा शब्द? संधि अलग कॉन्सेप्ट होता है, उपसर्ग प्रत्यय का अलग है। हमारी हिंदी में शब्द का निर्माण संधि से हो गया है, जो वर्ण जोड़े नया शब्द बने। समास से भी शब्द बने हैं, एक शब्द पकड़ा, दूसरा शब्द पकड़ा, नया बना दिया फिर। लेकिन शब्द का निर्माण दो चीजों से और हुआ है, उपसर्ग से और प्रत्ययों से। किसी शब्द के आगे कुछ जुड़ा, फिर नया शब्द बना, किसी शब्द के पीछे कुछ जुड़ा, फिर नया। शब्द निर्माण की प्रक्रिया चार तरीके से हुई है हिंदी में: समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय।
मैंने इसमें प्रत्यय दिया है, पीछे या जोड़ा, क्या बनेगा? बताइए। सतत में या बना, जल्दी लिख के दिखाओ। तुम्हें उपसर्ग प्रत्यय के सारे नियम, वैसे आएगा नहीं इतना गहरा, लेकिन फिर भी तो देखिए बनता, मैं अभी कोई नियम नहीं बता रहा हूं, बना कैसे बनता है, सातत्य, इसमें यह प्रत्यय है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, अगर मैं लिखूं सौंदर्य, इसमें प्रत्यय क्या है? इसमें मूल शब्द सुंदर, लेकिन प्रत्यय जुड़ा या प्रत्यय जुड़ता है तो पहले वर्ण में बदलाव होता है, ये बाद में बात करूंगा। लेकिन याद रखना, सतत, सतत माने लगातार, सातत्य माने लगातार। अब देखिए सुनो, सातत्य क्रिया के जिस रूप से क्रिया के लगातार चालू रहने, क्रिया के लगातार चालू रहने, यानी जब कोई वाक्य में क्रिया चलती जाएगी, जारी रहेगी, रुकेगी नहीं, चलता रहेगा काम, चालू रहने का बोध होता है, उसे कहते हैं हम सातत्य बोधक, उसे कहते हैं सातत्य। ध्यान से सुनो, सातत्य कैसे, जरा इस सेंटेंस को पढ़ो क्योंकि इनसे आएगा। तुम्हें क्रिया कहाँ है, क्रिया से पहचानना है कि क्रिया खत्म हो गई है, चल रही है। सुनीता अच्छा गा रही है, ये रही क्रिया, गा रही है। बताओ, क्रिया शुरू हुई, क्रिया खत्म कर दी सुनीता ने, या अब भी जारी है? अरे सुनीता अच्छा गा रही है, रुकी नहीं है, अब भी चल रहा है। जब कोई कार्य निरंतर चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, वो होता है सातत्य द्योतक पक्ष। वर्ण की वीडियो चेक करो, चेक करो है कि नहीं, है कि नहीं, चेक करो। और वर्ण तुम्हारे पेपर में मुझे तो लगता नहीं आएगा, लेकिन वर्ण करा है मैंने। सोनाक्षी एक बार चेक करो भाई, मैं तो चेक कर रहा हूं तुम्हारी वीडियो, उसमें है। अच्छा नहीं है ना, तो मैं एक बार तुम्हें वर्ण वैसे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन लो। तुम इधर करो, अभी पढ़ो, तुम्हारा एग्जाम नहीं है ना। प्रगति द्योतक पक्ष, नहीं पहले तो यही सुनो। निखिल उन दिनों बहुत खेल रहा था, यह है वर्तमान का वाक्य। सुनीता अच्छा गा रही है, रुका नहीं है, चल रहा है। पर देखिए, निखिल उन दिनों बहुत खेल रहा था, ये बीते समय की बात है, इसमें भूतकाल भी आ सकता है, वर्तमान भी। और ऐसा ही लग रहा है बीते समय में जारी है, बीते समय में जारी है। इसे कई बार अपूर्ण बोधक भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अपूर्ण बोधक। मैंने तुम्हें काल कराया होगा, अपूर्ण बोधक। अपूर्ण बोधता, पूर्ण माने पूरा, आ माने नहीं, जब ऐसा लगे कार्य पूरा ही नहीं हुआ है, चलता ही जा रहा है, उसे कह सकते हैं कंटिन्यूस वाले। बिल्कुल सही है। एक कीवर्ड पकड़ लो, अगर किसी वाक्य में रहा दिखेगा क्रिया के साथ, रहा रही रही, तो ये हो सकता है सातत्य है। निखिल उन दिनों बहुत खेल रहा था, तो बात तो बीते समय की है, पर ऐसा लग रहा है बीते समय में जारी है। जो क्रिया बीते समय में पूरी ना हुई हो, अपूर्ण हो, बिट्टू स्कूल जा रही थी, काम तो खत्म है, बिट्टू ने काम खत्म नहीं किया, बिट्टू का काम अभी जारी है, भूतकाल। याद रखना है, जब क्रिया किसी भी तरीके से जारी रहने का बोध कराएगी तो ये जाएगा। आशीष आजकल कॉलेज जा रहा है, कंटिन्यू है, तो तुमने देखा रहा, रही, रहे। एक बात बहुत आसान है, कुछ नहीं, 3 वाक्य करा चुका हूं। क्रिया आरंभ हुई, क्रिया किसी ने खत्म करी पूर्णतः बोधक, और क्रिया जारी रही। ठीक है ना, 3 हो गए। आगे आगे चलता हूं, इस पे ध्यान दो। लेकिन एक चौथा वाक्य होता है प्रगति द्योतक, ये मैंने साथ में क्यों लिखा है, पेपर में आएगा, तुम गौर से देखो, इसमें भी रहा, रही, रहा आ रहा है, और इसमें भी देखो रहा, रही, रहा आ रहा है। कैसे करोगे अंतर? अब देखो कैसे करना है। कभी कभी तो मैंने ये रटा दिया, जब रहा रहे रही आएगा तो ये है, रहा रहे रही आए तो बस ये देखना जारी रह रहा है काम, चल रहा है काम, रुका तो नहीं है। नदी बहती चली जा रही है, काम है, जा रही है, चली जा रही है ना? ठीक है। माँ स्वेटर बुन रही है, सातत्य बोधक है। माँ कपड़े अलमारी में रख रही है, तो अभी रखे नहीं है, अभी भी जारी है काम। जब क्रिया चलती रहे, सिर्फ जारी रहे, सातत्य। प्रगति शब्द है यहाँ, वो सतति में तो सिर्फ जारी जारी रहता, सातत्य बोधक में प्रगति में बढ़ोतरी होती है काम में। जब किसी कार्य को लेकर उस क्रिया में वृद्धि होने लगे, पहले कम थी, फिर उससे ज्यादा हुई, फिर उससे ज्यादा हुई, फिर उससे ज्यादा हुई, वृद्धि हुई, जैसे क्रिया के निरंतर प्रगति का जो बोध कराएगी, प्रगति माने वृद्धि। अब देखो कैसे होगा, वृद्धि का बोध हो, उसे प्रगति द्योतक पक्ष कहते हैं, उसे प्रगति द्योतक पक्ष कहते हैं। हाँ, आ जाएगा, कोई नहीं, इतने आसान है पक्ष, तो कोई मुश्किल है, मैं ही ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, इतना ईजी है। याद रखना, पर दिमाग में रखना,
कौन सा पहले बताया? आरंभ द्योतक। दूसरा कौन सा बताया था? पूर्णतः द्योतक। तीसरा क्या है? सातत्य। चौथा देखो, मुझे बताओ, जब क्रिया चलती नहीं रहेगी, जारी नहीं रहेगी, उसमें बढ़ोतरी हुई। यहाँ क्रिया जारी रहती है, यहाँ जारी नहीं रहती। देखो, सुबह से गर्मी बढ़ती जा रही। अब इसमें भी जा रहा है, रही आ रहे हैं, इसमें भी। पर बताओ, सुबह से गर्मी बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो बताओ सुबह जितनी है उतनी ही गर्मी है, या धीरे धीरे ऐसा लग रहा है और बढ़ रही है? धूप दोपहर में तो बहुत, उससे भी सुबह से ज्यादा हो जाएगी। क्या इस क्रिया में बताओ जारी हुई या वृद्धि हुई? जब तुम्हें ऐसा लगे अरे ये तो बढ़ता ही जा रहा है काम, तब होता है प्रगति। इस कार्य में प्रगति हो गई। सुबह से गर्मी गर्मी बढ़ती जा रही है तो सतत नहीं है, क्रिया जारी नहीं है, वृद्धि हो रही है इसके अंदर। उतनी ही गर्मी है जितनी सुबह थी, या दोपहर में उससे ज्यादा हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ये है प्रगति। जबकि इसमें सुनीता गा रही है, कोई वृद्धि नहीं हो रहा, चल रहा है काम। एक देखो, भारत की नदियां अब सूख जा रही हैं। भारत की नदियां अब सूखती जा रही है। तो बताओ, पहले जितनी सूख रही हैं, कि उनमें और कार्य में बढ़ोतरी हो गई, बढ़ोतरी हो गई। ये पॉजिटिव की ओर भी बढ़ता है और नेगेटिव की ओर भी बढ़ता है। भारत की नदियां सूख, पुराने समय में सूखी नहीं थी, आज उससे ज्यादा सूख, तो इस कार्य में वृद्धि हुई। पहले बताओ, समझ में आया? ऐसे करो, मुझे ये तो पता लगे तुम्हें समझ में आ रहा है, वरना तो मुश्किल हो जाएगी, बिना अर्थ के नहीं निकलेगा ये इतना आसान टॉपिक था कि टिप्स पे था, पर इसके नाम बड़े मुश्किल आते तो तुम जज ही नहीं कर पा रहे हो। ये है ही आसान। चलो बताओ, शहर में भीड़ बढ़ती जा रही है, तो बताओ उतनी ही भीड़ है या उसमें प्रगति हो गई? जारी नहीं है, ये प्रगति होगी। अरे, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उतनी कहाँ रही, उससे ज्यादा वृद्धि हो गई। क्या समझ में आ गया? पहले मुझे बताओ, ये बताऊं या और? मैं दो सेंटेंस लिख के देखूंगा, पूछूंगा। चार पक्ष बता चुका हूं: आरंभ, पूर्ण, सतत, वृद्धि, प्रगति। क्लियर है या नहीं है? बात समझ में आई? जरा एक सेंटेंस बताओ, देखते हैं कौन कौन बताएगा। जरा एक सेंटेंस बताओ, बताओ। अमेरिका, अमेरिका में तेज हवाएं चल रही हैं। हवा में तेज हवाएं चल रही है। फ्रांस में चक्रवात का वेग बढ़ता जा रहा। क्या दोनों में अंतर है? देखिए, मुझे इससे ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आया, मैंने खूब मुश्किल करने की कोशिश की है। तुम इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस निकाल पाए, मुझे बड़ा आसान लगा। तुम्हें डिफरेंस निकल लगाना आया। अमेरिका में तेज हवाएं चल रही हैं, हवाओं में वृद्धि नहीं हो रही, सिर्फ क्रिया सहजता से चलती जा रही। और फ्रांस में चक्रवात चक्रवात का वेग बढ़ता जा रहा है। तो ये वाला तो सातत्य साफ ही दिख रहा होगा तुम्हें, सातत्य। लेकिन इसमें प्रगति है, इसमें प्रगति है ना? सही है? समझ में आया? इस तरह से ध्यान रखना, इतना ही आसान है। बस इसे पता है गड़बड़ क्या होती है जब तुम नहीं पढ़ोगे? रही है, रहा है, इस तरह की गड़बड़ कर लेते हैं बच्चे, जबकि इसमें साधारण सी बात होगी। तो मैं ये करा दिए, दो और कर दिया, खत्म, आगे बढ़ रहा हूं। तो चार पक्ष हो गए, पहले छह कराऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। एक काम और करो, एक लिखो, ये वाला सबसे मुश्किल पड़ेगा, नित्यता। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको समझने की कोशिश करनी है, इसको समझने की कोशिश करनी है, ये ज्यादा एग्जाम में आएगा। नित्य, अच्छा, नित्य के मतलब, नित्य माने सदैव, नित्य माने हमेशा, नित्य माने सदैव, सदैव। कल तो ये वर्ड जानो, इसका मतलब ये है, नित्यता द्योतक पक्ष, जो क्रिया सदैव बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। हमेशा बनी रहेगी मतलब, ये जो काम हो रहा है ना, पहले भी होता था, अब भी होता है, और आगे भी होगा। यानी जो क्रिया हमेशा बनी रहेगी,
वो होती है नित्यता द्योतक पक्ष। अभी बता रहा हूं मैं, पहले से देखो, पहले से बता रहा हूं, पढ़ रहा हूं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के नित्य होते रहने का अथवा सदा बने रहने का बोध हो, सदा बने रहने का बोध हो, सदा बने रहने का बोध हो, उसे कहते हैं नित्यता द्योतक पक्ष। अब हमेशा, जैसे पहले 3 सेंटेंस देखो, तुम्हें आसान नजर आएंगे। सुनो, ये 2 बताओ, फिर इसे बताऊंगा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। मैंने क्या लिखा है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती। पृथ्वी सूर्य का क्या है? चक्कर लगाती है। मुझे ये बताओ, क्या आज ही पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, या पहले भी लगाती थी? पहले भी लगाती थी, अब भी लगाती है, और आगे भी लगाएगी, क्योंकि पृथ्वी तो सूर्य के चक्कर ही लगाती है। क्या ये क्रिया नित्य है? क्या ये काम बिल्कुल नित्य है? याद रखना, जो क्रिया यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करे, सार्वभौमिक सत्य है, जो बातें उसको झुटला नहीं सकते आप। इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ की बातें आती। कभी कभी एक अजीब सी बात है, डॉक्टर रोगी को देखता है। देखो कितना साधारण सा शब्द दे रहा हूं, डॉक्टर रोगी को देखता है। क्या ये बात नित्य है? टीचर तो नहीं देखता रोगी को, डॉक्टर ही देखता है। पहले भी वैद्य ही देखता था, आज भी वैद्य देखता है, आगे भी वैद्य ही देखेगा, क्योंकि उसका वो काम है। बड़ा ही कुर्सी बनाता है, कैसे रोक लोगे उसे? बनाते हो, उसका काम है, कारपेंटर ही बनाता है। अरे क्या समझ में आया? यूनिवर्सल ट्रुथ। अरे समझ में आ रही है बात? सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम से निकलता है, पूरब से निकलता है? पूरब से निकलता है। आज ही निकलता है, पहले भी निकलता था, पहले भी, और आगे भी यहीं से निकलेगा। दुनिया की कोई कायनात, वो बात अलग है, भगवान अगर कुछ बदल दे तो हो जाए, और सूरज पूरब से ही निकलेगा। ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य की बातें। सार्वभौमिक सत्य। देखो एक मुश्किल प्रश्न तो तुम बता नहीं पाओगे। कौवा काला होता है, कौवा काला होता है, क्या ये सार्वभौमिक सत्य है? कौवा काला ही होता है या पीला भी होता है? हरा होता है शायद। पहले भी काला ही था, आज भी काला है, और अगर भगवान ने सही सही सृष्टि रखी तो आगे भी काला ही होगा। एक ही दुनिया बदल सकता है, वो भी वो ऊपर बैठा है, वो सब कुछ खेल बिगाड़ देगा। इसलिए डर के रहो, शांत रहो उसके सामने। ठीक है या नहीं है? कौवा काला होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। नहीं पहले बताओ, तुम्हें ये बात समझ में आई? देखो ये ऐसा वाक्य है, अगर तुमने सिरा पकड़ लिया तो आ गया, वरना नहीं आएगा, वरना नहीं आएगा ये। वो काला होता है, कोयल कुंकू करती है, रोक लोगे उसे करना? भौं भौं तो नहीं करती। याद रखना, जब कोई क्रिया यूनिवर्सल, मुझसे कोई पूछे क्या ये आरंभ द्योतक पक्ष है? ना, काम आरंभ नहीं हुआ। क्या पूरा हो गया? पूरा भी नहीं हुआ। चल रहा है? चल भी नहीं रहा। प्रगति हो रही है? प्रगति भी नहीं है। क्या सार्वभौमिक सत्य है? हाँ, सार्वभौमिक सत्य। शिक्षक शिक्षा देते हैं, ये झूठी बात नहीं है, बात सच्ची। अब देखो सुनो, आगे बढ़ रहा हूँ, मुश्किल ये है मेरे ख्याल से, अगर तुम ये आ गया, फिर तो आ गया, फिर तो ये भी आ जाएंगे। अब देखिए इसमें एक चीज काम करो, ये कभी कभी ऐसा लगता है ये क्रिया नित्य। देखो माँ बच्चों को नहलाती है, अजीब सा शब्द है वैसे, कोई कहेगा पापा भी तो नहला सकते हैं, पर पता है माँ माता पिता ही बच्चों का पालन पोषण, माता ही पिता बच्चों का पालन पोषण, माँ का ये कर्म है। माँ बच्चों को दूध पिलाती है, निश्चित बात है भाई। माँ बच्चों को नहलाती है, माँ बच्चों का पालन पोषण, माता पिता बच्चे के पालन पोषण। तो बताओ, बच्चों का पालन पोषण माता पिता ही तो करेंगे, कोई प्रधानमंत्री थोड़ी ना कर देगा। तो देखिए मैंने जानबूझ के लिखा है, कभी कभी आपको ढूंढना है। अब कैसे पहचानोगे? कभी कभी मुश्किल आएगी, तो आरंभ नहीं हुई क्रिया, पूरी नहीं हुई क्रिया, चल नहीं नहीं क्रिया, प्रगति नहीं हो रही, तो ये सार्वभौमिक सत्य है। इसकी जगह यहाँ पढ़ो, देखो ये हो जाएगा, इसको पढ़ लेना, ये नोट करके लाया हूं। यह पक्ष किसी के स्वभाव को बताता है, नेचर को। यह इसमें कभी कभी कुछ सामान्य नियम भी आते हैं। जैसे देखो, अगर मैं तुमसे कहूं 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, मैथ्स वाले सर ने बताया 4 होते हैं, क्या एक रूल एंड रेगुलेशन है? ये नियम है। नियम की बातें सार्वभौमिक सत्य, नियम की बातें, रेड लाइट हो जाए तो दौड़ना नहीं है, ये नियम है, एक रूल एंड रेगुलेशन है। तो जब स्वभाव की बात है, किसी के नेचर को बता रहे हैं, ये कौवे का नेचर है, वो काला ही है, ये प्रकृति है, ये किसी के स्वभाव को बताएं,
सामान्य नियम को बताए, और पहले जो काम पहले भी होता था और अंत तक आने वाली सारी घटना शुरू से लेके अब तक का पिताजी कमाते हैं। हाँ, पिताजी कमाते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है या नहीं है? बात समझ में आए? अरे सही है ना, बालक हंसता है, नेचुरल सी आने वाली घटनाएं आती है। देखो अब एक शब्द बताओ, मोहन झूठ बोलता है। एक प्रश्न, ये मुश्किल यहां पढ़ेंगे। चलो बताओ, मोहन झूठ बोलता है, क्या ये मोहन का एक स्वभाव है? झूठ ही बोलता है सच ना? जब किसी के नेचर की बात आई, जब किसी, देखिए माँ बच्चों को नहलाती है और मोहन झूठ बोलता है, क्या ये किसी का स्वभाव है या नहीं है? मोहन झूठ बोलता है, ये उसका नेचर है, ये प्रकृति है। ऐसी बातें किस में रखी जाती हैं? सार्वभौमिक सत्य। तुम इसे ऐसे भी तुलना कर सकते हो, ये काम चल नहीं रहा, ये काम पूरा नहीं हुआ, ऐसे भी देख सकते हो। 2 और 2 4 होते हैं, क्या ये कोई रूल एंड रेगुलेशन नियम है ना? पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ने दिया है, वो व्यक्ति का नाम है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने, या मैं अगर ऐसे लिखूं, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखा है। अरे ये बात सत्य है भाई, झूठी क्या है इसमें? जो बात सार्वभौमिक सत्य हो वो लगाओगे आप। ठीक है? सीता चोरी करती है, क्या है उसका नेचर ही है? ये बिल्कुल नेचर है उसका। सीता चोरी करती है, तो ये नेचर की बात। ठीक है? नौकरानी झाड़ू लगाती है, ये नेचर है सार्वभौमिक सत्य। कौवा कला नहीं काला, कौवा काला होता है, ये भी सार्वभौमिक सत्य। पहले तुम मुझे लिख, थंबनेल करके दिखाओ, क्या ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई? तभी आगे बढ़ूंगा, इसे समझ लो, नहीं तो ये मुश्किल हो जाएगी। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? 5 करा चुका हूं पक्ष। पक्ष कई बार बच्चे कह चुके थे मुझसे कि सर पक्ष करा दो, पक्ष करा दो। पक्ष मुश्किल नहीं होते, बस समझना है उसे। बिना अर्थ के तो हो ही नहीं पाएगा तुमसे। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, क्या समझ में आया या नहीं आया? विद्यार्थियों से कक्षा बनती है, ये बात सच है, इसमें दो राय है ही नहीं। जो तुम्हें लग रहा है सच बात है, लगा दो। तो देखिए मैं फिर दोबारा एक बार बताता हूँ। देखो अब तक क्या कर चुका हूँ। सबसे पहले मैंने आरंभ का कल बताया था, ठीक है ना? पूर्णतः द्योतक पक्ष बताया था। आज मैंने कराया है सतत चलता रहेगा काम। फिर मैंने बताया प्रगति होगी, कार्य में बढ़ोतरी होगी, ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। और फिर मैंने लिखा कि, फिर मैंने लिखा सार्वभौमिक सत्य की बात। अब सुनो छठा, ये लास्ट है ये। अगर व्याकरण देखे, पर मैं 8 करूंगा, सुनो। एक देखो, एक है स्थिति द्योतक पक्ष, मैं कुछ पक्ष और बताऊंगा। स्थिति द्योतक पक्ष क्या? अब स्थिति की बात कर रहा हूं, तो देखो पहले पढ़ दूं मैं। इसमें पहला शब्द पकड़ लो, स्थिति या स्थित्य। ये स्थिति से शुरू होगा, ध्यान रखना, याद रखो। क्रिया के, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये कितना आसान कर रहा हूं मैं। पता, तुम कभी किसी किताब को पढ़ के देखो, उसमें बहुत हालत खराब होती है। ये तो हम उन किताबों को पढ़ के निचोड़ निकाल कर तुम्हें लिखते हैं। तो बड़ी मेहनत लगी इस क्लास में मुझे, सिर्फ वाक्य लिखने में। ये वाक्य नहीं लिखे जाते, इनको छांटना पड़ता है कि कैसे दे। स्थिति या स्थित्य द्योतक, इससे ना तुम बड़ी सहजता से सीख जाओगे। सिर्फ यही है, वाक्य तो मैं 36 ले आता, लेकिन सीखते कैसे? क्रिया के जिस रूप से क्रिया की स्थिति, क्रिया की अवस्था, क्रिया के स्वरूप का बोध हो। अब लिख तो मैंने 4 दिए, लेकिन मैंने लिख दिया जब भी कभी किसी वाक्य के अंदर क्रिया किसी की स्थिति को बताए, किसी की कंडीशन को बताए, अवस्था को बताए, या किसी के रूप को बता दे, स्वरूप को बता दे, ऐसी स्थिति में वो वाक्य स्थिति द्योतक पक्ष की ओर जाएगा। वो क्रिया स्थिति बताने वाली हो जाएगी। क्या मतलब? अरे जब कभी कोई वर्ब किसी वस्तु प्राणी की स्थिति, प्रेजेंस को बताएगा, तब वो स्थिति द्योतक पक्ष है। जैसे देखिए पहले इसे पढ़ो, पहले इसे देखो, इस वाले पक्ष, ऊपर वाले को मत पढ़ना। कंप्यूटर मेज पर रखा, क्या ये बताओ? पहले तीसरा पढ़ो, बड़ा आसान है। मेरी किताब बैग में रखी है, मेरी किताब बैग में रखी है। क्रिया क्या है? रखी है। बताओ क्या ये क्रिया किसी वस्तु या प्राणी की स्थिति बता रही है कि कहाँ है? मेरी किताब क्या है? बैग में रखी है। क्या किताब की ये स्थिति है वो वहां है? मोनू छत पर खड़ा है, मोनू की स्थिति है वो वहां खड़ा है। ठीक है? नाले में कीड़ा है, कीड़े की स्थिति है वो वहां।
नहीं आया समझ में? जब कभी क्रिया किसी वस्तु किसी प्राणी की स्थिति प्रेजेंस को बताएगा वो वहां है, तब क्या चला जाएगा? स्थिति द्योतक, किसी की स्थिति को बताने वाली क्रिया। देखो कंप्यूटर मेज पर रखा है, क्या ये उसकी स्थिति है? कहाँ है? मेज पर है। और कहाँ है? क्या इस वस्तु की स्थिति प्रेजेंस को बता रहा है? पोजीशन, बिल्कुल सही है, ये वर्ड अच्छा बोला तुमने। पोजीशन को बताएगा। अब एक दिक्कत आई, वह वकील है। वह वकील है, क्या ये भी पोजीशन समाज में इसकी? अंजू इंजीनियर है, ये प्रश्न आया तुम्हें? अंजू इंजीनियर है, अंजू इंजीनियर है, ये उसकी स्थिति है, ये उसकी स्थिति है। अंजू तो इंजीनियर है, इस समाज में उसकी स्थिति है। डॉक्टर और कोश अच्छे वक्ता हैं, ये उनकी प्रेजेंस है। पोजीशन बताए किसी प्राणी की किसी वस्तु की, इसमें चला जाएगा स्थिति द्योतक, जब कभी किसी वस्तु प्राणी की स्थिति को शो किया जा रहा है। चलो एक सेंटेंस बताओ। रानी हमारे घर की लक्ष्मी है, रानी हमारे घर की लक्ष्मी। क्या रानी की ये स्थिति है, पोजीशन है? कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, कंफ्यूज तुम हो रहे हो। शिवानी कह रही है सर मैं कंफ्यूज हो रही हूं, मैंने कितने पक्ष बताए? क्या लिखा है ये कैसे बताओगे? देखो कई बार ना आप ये डिमांड करते हो सर मैं कंफ्यूज हूँ, दोबारा समझाओ। दोबारा ऑनलाइन में नहीं समझाया जाता। अब यही बात मैं दोबारा बताऊंगा तो तुम रिकॉर्ड करके देखोगे। मैंने कई बार बच्चों को ये बात बताई है कि जब तुम्हें समझ में ना आए एक बार देख लो, फिर तुम इसे रिपीट मोड पर पढ़ो, तुम्हें ना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी नहीं आती कई बार, लेकिन जब तुम बार बार देखोगे ना इस वीडियो को, ऑफलाइन क्लास में तो हमें 6 बार समझाना पड़ता है, ऑनलाइन में तो टीचर एक बार ही बता दे, बस इतना कह दे अब तुम्हारे पास है रिकॉर्ड करो, देखो तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसे तब तक देखना दोनों को, इसको सारी वीडियो को, जब तक कि तुम्हें दो चीजों में डिफरेंस ना आए, और फिर नोट्स बनाओ। तुम में से बताओ क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? इसे ढंग से देखना, अगर नहीं आया पर इसको देखो फिर छोड़ो उसको पहले से। जब वीडियो को रिकॉर्ड करके देखोगे तो समझ में आएंगी बातें, ठीक है ना? मेरी वह एक वकील है, ये उसकी स्थिति है समाज में, वकील है वो, समझ में? मोहन डायरेक्टर है दूरदर्शन का, उसकी स्थिति है इस समाज में, ऐसे करना। वहां एक वृक्ष था, वहां एक वृक्ष था, क्या ये वृक्ष की स्थिति है? मेरे घर के सामने वृक्ष है, मेरे घर के सामने नाला है, नाले की स्थिति है ये, है या नहीं है? वह कुर्सी पर बैठा है। अच्छा चलो ना समझ में आए, कभी तुमने अधिकरण कारक का नाम सुना है? अधिकरण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, जब किसी वाक्य में पर आए पूरी संभावना होगी वो स्थिति द्योतक है। जरा बताओ क्या इसमें अधिकरण है? क्या इसमें इस अधिकरण है? क्या क्या इसमें भी अधिकरण है? क्या इसमें भी अधिकरण है? अधिकरण स्थान और समय की बात करता है। निमिषा कह रही पहली बार समझ में, पहली बार नहीं, थोड़ा तुमने देखा अब ऐसे किताबों में ना कई बार बहुत सारी चीज लिखी नहीं है, बस उसमें लिख देते हैं, समझने आएगा नहीं, जब तक समझोगे नहीं तो कैसे होगा? पहले बताओ क्या जज कर लोगे? मैं 6 तरह के वाक्य पढ़ा के गया हूं, आरंभ करा दिया, ये तुम देखोगे भाई कैसे। आरंभ द्योतक, आरंभ द्योतक, फिर मैंने बताया पूरी हो जाएगी क्रिया पूर्णतः द्योतक, फिर मैंने बताया सतत चलती रहेगी क्रिया, फिर मैंने लिखा प्रगति होगी क्रिया में, फिर नित्य पे आ गया, और अब स्थिति की बात कर गया। ठीक है या नहीं है? अब स्थिति नहीं देखा ना, तो इसे करना है, ये पूछ लेगा तुम्हें पक्का। आ जाते हैं, क्रिया का ही टॉपिक है ये असली में, क्रिया बहुत, क्रिया में ही मैंने तुम्हें काल भी कराया। आगे चलते हैं, हो गए 6, कराना तो इतना था भाई। अब एक मेरी तरफ से करो। कभी कभी ना एक आता है अभ्यास, आरंभ नहीं, अब लिख रहा हूं अभ्यास द्योतक, ये कई बार पूछे। अभ्यास द्योतक, मैं इसको बता देता हूं। अच्छा अभ्यास द्योतक पक्ष क्या होता है? 7वां कर रहा हूं मैं, 6 होते हैं वैसे मुख्य भेद, 7वां। इसे देखो, अभ्यास में कैसी बातें आती हैं, सुन लो। अभ्यास में कैसी बातें आती हैं? अभ्यास में ऐसी बातें आती हैं कि जब कोई कार्य एक बार ना हो, बार बार हो,
जब कोई कार्य अभ्यास, अच्छा प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो मैं कह रहा हूँ मैथ्स का तुमने सवाल सीख लिया, टीचर कहता है प्रैक्टिस कर, तो एक बार करोगे या 6 बार करोगे? यानी प्रैक्टिस करोगे, बार बार करोगे। तो जब कोई क्रिया तुम्हें ऐसे लगे एक बार नहीं बहुत बार हुई है, जब कोई क्रिया बार बार हो, बार बार हो, ऐसा लगे लगातार होगी, वो क्रिया किसमें जाएगी? अभ्यास में, प्रैक्टिस में, अभ्यास द्योतक। एक चीज और ध्यान रखो, जब इसमें अभ्यास आती है ना, तो इसमें आदत की घटनाएं जरूर जाती हैं, क्योंकि जो आदत बनती है ना आदमी की, वो एक बार से नहीं बनती। जब एक ही काम को तुम बहुत बार करोगे ना, तो फिर वो जुबान पे रट जाती है। जैसे मैं कई बार जब तुम्हें पढ़ा रहा होता हूँ तो ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे, या कुछ होता हॉबी, और मैं छोड़ना भी चाहूँ तो भी नहीं छूटता। आदत, हैबिट। हैबिट तब बनती है जब तुम एक बार नहीं करोगे काम, बार बार करोगे, हैबिट हो जाएगी। ठीक है, चलो बताओ। वह व्यायाम करता था, ये आएगा, वह व्यायाम करता, एक्सरसाइज करता था। चलो बताओ, ये घटना एक बार हुई होगी या बार बार हुई होगी? अरे वह एक्सरसाइज करता था, तो एक दिन तो नहीं करता होगा। क्या ये क्रिया एक बार हुई है, अनेक बार? अनेक बार। ऐसी क्रियाओं को लगाते हैं अभ्यास। आप खुद ही देख लो। रमेश पान रमेश पान खाया करता है। रमेश पान खाता है या खाया करता है? क्या लिखा है मैंने? रमेश पान खाया करता है। तो बताओ ये घटना एक बार हुई या कई बार हुई? कई बार हुई। खाया करता है तो कई बार हुई हो। अरे समझ में आ रहा है? अभ्यास, अभ्यास में कोई काम एक बार नहीं होगा, ऐसा लगेगा कई बार हुआ है तब जाके। वो पान खाया करता है तो एक ही बार हुआ या कई बार हुई होगी घटना? कई बार हुई होगी। ऐसी घटनाओं को किस में रखते हैं? अभ्यास में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? सब बच्चे बताओ, क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? हाँ जी, सारे बच्चे वाले लिख के दिखाओ, समझ में आ रही है? बस एक ये सातवां ही कर लो आप। ठीक है, हाँ जी, बताइए। बताइए जरा। जल्दी बताइए। चलो एक सेंटेंस बताओ। रमेश दिन भर मेहनत, बताना ये सेंटेंस कौन सा है? मेहनत करता था तभी सफल हुआ। कभी कभी ऐसे भी आएगा, रमेश दिन भर मेहनत करता था तभी सफल हुआ। और बात इतनी ही है, क्या ये अभ्यास में लगाओगे या नहीं? बस इतनी बात। रमेश दिन भर मेहनत करता था तभी सफल हुआ। हाँ देखो देखो सुनो, पूर्णतः द्योतक में कोई आदमी, हाँ ये देख सकते हो। वैसे तो अभ्यास ये पूर्ण नहीं है, पूर्ण क्रिया में काम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, लेकिन इसे पूर्णतः लगा सकते हैं यदि ऑप्शन में अभ्यास ना हो। पहले ये बिल्कुल नजर पार की होनी चाहिए, वैसे अभ्यास का ही है। और इसे रख सकते हैं अगर ऑप्शन ना दिया जाए, क्योंकि पूर्णतः द्योतक पक्ष तो क्रिया को पूरी तरीके से समाप्ति कर देता है, उसके बाद कभी क्रिया होगी नहीं। ठीक है, रख सकते हैं इसे, रख सकते हैं, पर इसमें पहले ये देखना अभ्यास है कि नहीं। रमेश दिन भर मेहनत करता था तभी सफल हुआ, तो क्या इसमें रमेश एक ही दिन किया होगा या क्रिया बार बार हुई होगी? बस इतना ध्यान रखना। जब कोई क्रिया बार बार नजर आएगी, देखो जैसे ही इस वाले वाक्य को बताता हूं तो बच्चे क्लैश करने लगते हैं। वो क्यों? कि मुख्य भेद 6 ही है, क्रिया पक्ष के मुख्य भेद 6 ही हैं। देखिए सातवां कई बार ऐसे ही बताते हैं लोग। क्या इसमें अभ्यास है? रमेश दिन भर मेहनत करता था, तो एक बार नहीं हुई होगी घटना, कई बार हुई होगी। इस घटना को हम अभ्यास द्योतक कहते हैं। तो यहाँ मैंने आज ये खत्म कर दिया। किसी को डाउट?
एक टॉपिक में उपसर्ग प्रत्यय ले रहा हूँ, सोच रहा था और भी पक्ष बताऊं पर इससे ज्यादा नहीं आएगा तुम्हें, तुम इन चीजों को ध्यान रखोगे। कोई डाउट है किसी को तो बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। मैंने सारे पक्ष की बात कर दी, इसे पढ़ जाना, इससे काम चल जाए। चलो एक काम करो, एक छोटा सा टेस्ट देता हूँ। मुश्किल है टेस्ट, सुनो भाई, एक मुश्किल टेस्ट है, शायद ये मैं भेज पाऊंगा या नहीं ये देखना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ उपसर्ग प्रत्यय करा दूं, रुकना जरा, अभी नहीं इसमें, रुको जरा, रुको जरा। जैसे रहने दो, बाद में कर, ठीक है ना। क्या ये करी प्रैक्टिस कराऊंगा एक साथ। क्लियर हो गया एवरीथिंग, चलो आगे चलता हूँ, ध्यान से सुनो, अभी टाइम है 1-2 मिनट, सुनो। अगली बार मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ, हमारी हिंदी में एक उपसर्ग समझा रहा हूँ, फिर मैं क्लास ऑफ करूंगा इसकी, मैं यहीं से अगली क्लास में शुरू करूंगा, ध्यान रखना। टॉपिक मैं आज चेंज करा दूंगा, आज भी विशेषण लिखा हुआ है, दोनों क्लास के टॉपिक चेंज कराने में। उपसर्ग और प्रत्यय तुम कर रहे हो, यही ले लेता हूँ। पहले तो बताओ, शायद मैंने कराया भी नहीं है टॉपिक, उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या है, मैं इस पर हल्की सी जानकारी दे रहा हूँ, फिर अगली बार। कोई नहीं, जब मैडम की क्लास शुरू हो जाए तो मुझे बताना, अभी मैडम की क्लास शुरू नहीं हुई है, शुरू हो जाएगी तो बताना। मैं इसे बता रहा हूँ, हमारी हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय ना इसलिए में शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश, शब्द नहीं शब्द के अंश, इसे दोनों सुन लो। उपसर्ग वो शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के, मूल शब्द माने मूल शब्द उसे कहते हैं कि जिसके और ज्यादा टुकड़े ना कर पाओ, अर्थवान शब्द। मूल शब्द के जो आगे शब्दांश लगे होते हैं, शब्द नहीं शब्द के अंश हैं उपसर्ग, आगे लगे होते हैं, उन्हें कहते हैं हम उपसर्ग। और किसी मूल शब्द के पीछे कोई शब्द लगा होगा, पीछे कोई शब्द लगा होगा तो उसे प्रत्यय कहते हैं। पहली घटना ये बताई मैंने। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं, एक शब्द दिया ये, बताइए ये उपसर्ग है, मूल शब्द है या प्रत्यय है? ये उपसर्ग आगे लगा होगा किसी मूल शब्द के, प्रत्यय पीछे लगा होगा। तुम मुझे बताओ, बल उपसर्ग है या प्रत्यय है? बल उपसर्ग है या प्रत्यय है? उपसर्ग है, प्रत्यय है, या उपसर्ग प्रत्यय नहीं है? क्या है फिर ये? शब्द है? शब्द है तो क्या, कौन सा शब्द? पता है, ये पूरा ही शब्द है, और ये है मूल शब्द। अब सुनो, मूल शब्द किसे कहते हैं? सब लोग ये जानते हैं, मूल शब्द उसे कहते हैं जो अर्थवान शब्द है, मीनिंगफुल। और मूल शब्द की ये परिभाषा नहीं है। मूल शब्द उसे कहते हैं जो अर्थ शब्द तो सारे ही अर्थ देंगे। मूल शब्द उसे कहते हैं कि जिसके और ज्यादा टुकड़े ना कर पाए, जिसके खंड नहीं हो पाते, वो है मूल शब्द। अगर मैं इसके टुकड़े, बल माने ताकत, अर्थ तो दे रहा है, पर मैं अगर इसको अलग कर दूं ब और ला, ना इसका कोई अर्थ ना इसका, ये मूल शब्द है, जिसके टुकड़े ही नहीं हो सकते, उसे मूल शब्द कहते हैं। और अब मैं लिख रहा हूं प्रबल। प्रबल, प्रबल माने और जोरदार बल, प्रबल तेज, है ना। क्या इसमें उपसर्ग लगा दिया? किसी मूल शब्द के जो आगे लगा हुआ है उसे कहेंगे हम उपसर्ग। क्या, बल का तो अर्थ है पर प्र का कोई अर्थ नहीं है, ये शब्द नहीं है शब्द का अंश, पर ऐसा शब्द का अंश जो किसी मूल शब्द के आगे लगता है उसे उपसर्ग कहेंगे। परिभाषा बाद में समझ लो, पर मैंने कुछ पीछे और जोड़ दिया। क्या लिखा है? प्रबलता। तो क्या मैंने उपसर्ग ही जोड़ा इसमें, प्रत्यय? आपको मूल शब्द भी पहचानना है, आपको उपसर्ग भी पहचानना है, और आपको प्रत्यय भी। ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर नया शब्द बना डालते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर नए ही शब्द बना देते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय। कभी कभी ऐसा होता है केवल उपसर्ग ही होगा, कभी कभी ऐसा होगा केवल प्रत्यय ही होगा, और कभी कभी दोनों भी आ जाएंगे। देखो एक शब्द मुख, मूल शब्द है, प्रमुख उपसर्ग है, और ता फिर प्रत्यय, प्रमुखता पूरा शब्द बना। लेकिन बलवान भी तो, बलवान मूल शब्द है, बल में वान लगा रखा है। बलवान किसे कहते हैं? जिसमें बल है। मूल शब्द का तो अर्थ किसी भी शब्द में होगा पहले। बलवान मूल शब्द है शिवानी, बलवान एक ही शब्द है या किसी में कुछ जुड़ा हुआ है? वान हटा लो, बल का अर्थ। अच्छा बताओ, बलवान किसे कहते हैं? जो कमजोर है या जिसमें बल है?
अगर तुम तोड़ने के बाद वही शब्द निकाल रहे हो उसी में से, फिर तो शब्द है दौलतमंद। इसके पास दौलत नहीं है, दौलत का इसमें दे रखा है। कैसे पता करोगे कि मूल शब्द क्या है? वैसे अगली बार बताऊंगा मैं इसे, ठीक है। मैंने सोचा था कि तुम सब शायद उपसर्ग प्रत्यय को जानते होंगे, और कुछ तो बच्चे बिल्कुल दिमाग से पैदल है। इंग्लिश में कभी नहीं पढ़ा प्रीफिक्स क्या होता है? और तुम डीएसएसबी तक कैसे पहुंच गए? सीटेट पास नहीं किया होगा तो। सीटेट में तो उपसर्ग प्रत्यय खूब आता है। क्या होता है उपसर्ग, क्या होता है प्रत्यय, से सोचो। समझ में आ रही है बात? और ये तो छोड़ो, ये तो तुमने फिर भी बता दिया, यहाँ प्र उपसर्ग है, यहाँ ता प्रत्यय है, और ये मूल शब्द है। बताओ अगर मैं ऐसे लिख दूं प्रत्याशित, बताओ प्रत्याशित, पहले बताओ ये शब्द है? किसी को तो यही नहीं पता होगा, ये लिख क्या दिया मैंने प्रत्याशित। तो तुम्हें तो ऐसा प्रश्न आएगा। डीएसएसबी को मजाक समझ रखा है आप लोगों ने। इतना आसान नहीं है। कभी कभी हम ये सोचते हैं तुम्हें पढ़ाएं कैसे, ज्यादा बता दो तो टीचर खराब, ज्यादा आसान बता दे तो टीचर खराब। ऐसा ऑफलाइन में देखा है मैंने। हम ज्यादा पढ़ाते हैं तो फिर ऐसे लगता है अरे सर जी इतना मुश्किल कैसे करेंगे। कैसे करोगे ये तो तुम बताओ। मेरे नाम का कोई मतलब नहीं है, भगवान बुद्ध के लड़के का नाम था राहुल, मेरे पापा ने वही रख दिया। राहुल वैसे दुख है, क्योंकि जब बुद्ध बुद्ध के यहाँ राहुल पैदा हुआ तो उन्होंने उसका घर छोड़ दिया। क्या क्यों छोड़ रहे हो? दुख आ गया, मोह माया में बंधना नहीं चाहते थे, चले गए। राहुल का अर्थ है मैं तो दुख ही निकालता हूँ, पीड़ा कष्ट। प्रत्याशित, बताइए क्यों बुद्ध चले गए राहुल को छोड़? क्या किया था उसने? और वो चले गए, और उन्होंने कहा था इस मोह माया दुख आ जाता है तो दुख का निवारण कैसे होगा, छोड़ दो, भूल जाओ उसे। चलो इसे बताओ क्या करोगे। तो देखिए इसके अंदर अभी मैं कोई जानकारी दोनों अगली क्लास में लूंगा। इसमें असली में प्रति मूल शब्द है, एक प्रति उपसर्ग है, इसमें मूल शब्द है आशा, और इसमें निकलेगा इत। ये तीनों शब्द मैंने डाले, ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय, असली में मीनिंगफुल वर्ड ये है। मैं कल जो जानकारी दूंगा केवल उपसर्ग की दूंगा, क्योंकि ये बड़े टॉपिक हैं। पहले उपसर्ग सीखेंगे, 2 क्लास उपसर्ग ले जाएगा अगर ढंग से पढ़ाऊं, और प्रत्यय वो भी 2 क्लास ले जाएगा अगर ढंग से पढ़ाऊं। कई लोग एक ही क्लास में सब कुछ करा देते हैं, पर इसमें ना टाइम लग जाएगा। अगर ढंग से सीखना चाहते हो, मुश्किल भी करना है आसान भी करना है, उपसर्ग प्रत्यय की घटना अगली बार होगी। आज मैंने क्रिया पक्ष कंप्लीट कर आज मैंने क्रिया पक्ष कंप्लीट कर दिया, और उपसर्ग प्रत्यय कर लेंगे। शब्द यूं कह रहे वो भी कर लेंगे, वो तो आसान है, वो तो पर्यायवाची से ही कर लेंगे। ठीक है, तो उपसर्ग प्रत्यय हो सकता है मैं अगली क्लास में शुरू करूं, ठीक है या नहीं? पढ़ा होगा जिसने तो पढ़ेगा। कल की क्लास में शुरू करूंगा उपसर्ग प्रत्यय। आज इतना ही रख लें भाई, सब बच्चे बताएं आज इतना ही कर लें, क्या इतना ही ठीक है? हाँ जी, क्या इतना ही ठीक है आज की क्लास में? परिभाषा लिख दूं यहीं पर मैं? अभी है 1-2 मिनट, देखो परिभाषा लिख देता हूँ। सुनो अभी सभी लोग, इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। किसे कहते हैं उपसर्ग, परिभाषा हो जाएगी, फिर अगली क्लास में उपसर्ग ही शुरू करूंगा। इसकी परिभाषा क्या है उपसर्ग की? देखो इसकी परिभाषा है, ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दांश, शब्द नहीं होते उपसर्ग, शब्द के अंश, अर्थवान ये शब्द है, ये अंश है इसका। ऐसे शब्दांश जो किसी, वैसे अभी एकदम आया नहीं होगा, करा दूंगा मैं इसे। ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर, आगे शुरू में लगते हैं, आगे लगकर नया शब्द बनाते हैं। और जरूरी नहीं प्रत्यय हो, कई बार प्रत्यय देगा भी नहीं, प्रबल ही लिख देगा। नया शब्द बनाते हैं, तो थोड़ी मुश्किल क्लास नजर आएगी ये तुम्हें। शब्द बनाते, पर आ जाएगा तुम्हें अच्छे से सारी चीजें। शब्द बनाता है, ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर नया ही शब्द बनाते हैं। शब्द उपसर्ग बनाता है, पर वो किसी शब्द के लगकर नया शब्द बनाएगा, बनाता है, या ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें हमारी हिंदी में क्या कहते हैं? उपसर्ग। और अगर प्रत्यय की बात करूं, तो प्रत्यय की परिभाषा मैं यही लिख देता हूं, चलेगा अलग अलग। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय भी शब्दांश है। ऐसे शब्दांश, पूरे शब्द नहीं होते, शब्द के अंश होते हैं। ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दांश जो किसी मूल, मूल माने मीनिंगफुल वर्ड, मूल शब्द
के अंत में, लास्ट में, के अंत में लगकर, अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं, बनाते हैं, उन्हें हमारी हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ शब्दांश ऐसे हैं जो पीछे लगकर फिर नया शब्द बनाएंगे, उन शब्दांशों को कहते हैं प्रत्यय। उन शब्दांशों को कहते हैं प्रत्यय। लघुत्तम, हाँ लघु इसमें क्या है? लघु तम, ये तो संधि करी है, इसमें कोई शब्दांश ही नहीं है, दोनों अर्थवान शब्द हैं। लघु भी उत्तम भी, लघु माने छोटा, उत्तम माने बड़ा, उत्तम माने अच्छा। लघुत्तम, इसमें उपसर्ग नहीं है। अब ये भी सीखना उपसर्ग कितने, संस्कृत में 22 उपसर्ग है। ऐसा लगेगा सारे शब्दों में उपसर्ग हो। अगर तुमसे मैं कहूं सत्याग्रह, तुम्हें लगेगा इसमें उपसर्ग है सत्य है, किसी को लगेगा प्रत्यय है आग्रह, पर इसमें ना तो उपसर्ग है प्रत्यय, दो अर्थवान शब्द है, दो मूल शब्द जोड़ दिए, ये तो समास है। उपसर्ग क्या है अगली क्लास में देख, ठीक है? उपसर्ग नहीं है, दोनों मूल शब्द नहीं निकलते, एक ही मूल शब्द होता है पर उसके आगे कुछ जुड़ता है, उसे कहते हैं उपसर्ग। समझ में आया? चलो अगली बार देखें, ठीक है? अगली बार देखेंगे कैसे करेंगे उपसर्ग। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। क्या मैं समझ में आई? क्या तुम्हें ये बातें समझ में आई अनुराधा? अब तो नहीं, खैर अब तो मैं क्लास हो गई तुम्हारी। आज पक्ष मैंने खत्म कर दिया, तो ठीक है ना? क्रिया पक्ष, शब्द युग्म देखेंगे, पहले ये देखेंगे उपसर्ग प्रत्यय। लिखा भी था किसी ने उपसर्ग प्रत्यय जरूरी है, वो कराना चाहिए, फिर शब्द युग्म ले लो। फिर भी मैंने काफ़ी सारे टॉपिक करा दिए, लगभग लगभग 90 से ज़्यादा % तुम्हारा कोर्स कवर है। एक बात जो तुमने लिखे है ना वो और कर लेंगे। चलिए अगली बार लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।